looks like a controlled demolition, and you have nothing to say? You have nothing to say about this? I have seen the video. I can tell you that it is something we are raising with the governor of Israel, as we often do. Raising as when, what? When we see to ask questions and find out what the underlying situation is as governor of Israel. It's not troubling to you? We are always troubled by अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप YouTube चैनल द पल्स देख रहे हैं। गाज़ा में जंग लगी को आधा साल हो गया है और इंसानियत की तारीख़ में पहली बार देखने को मिल रहा है कि हर दुनिया का इंसान इस अंधाधुंध बमबारी को और भूख से मरते हुए फ़लस्तीनियों को अपनी टीवी या मोबाइल फ़ोन पर लाइव देख सकता है। आज तक जब भी इंसानी तारीख़ में कोई दहशत से भरा वाक़या होता था तो हम सुनते आए हैं लोगों को कहते हुए कि हमें पता नहीं था, अगर होता तो कुछ ज़रूर करते, लेकिन ये बहाना अब नहीं चल सकता। दोस्तों, ये जुल्म और दहशत से भरा हुआ दौर बहुत परेशान कुन और संगीन है, क्योंकि आज जिन कुव्वतों के हाथों दुनिया का निज़ाम चल रहा है वो बिल्कुल इसराइल को ज़िम्मेदार ठहराने के लिए तैयार नहीं हैं, और हों भी क्यों। इन्हीं कुव्वतों ने उस्मानी सल्तनत टूट जाने पर फ़लस्तीन के इलाके का कंट्रोल संभाल कर गैर कानूनी तौर पर फ़लस्तीन यहूदियों के हवाले कर दिया था। और ये हमारे लिए दोबारा एक हकीकत देखने का मौका है कि मगरब का एक इत्तेहाद है जब मुसलमान ममालिक के ख़िलाफ़ खड़े होने की बात आती है, और हम अभी भी मगरब की जंजीरों से पूरी तरह आज़ाद नहीं हुए हैं, और मुसलमानों की ज़िंदगी और हकूक़ की कोई वैल्यू उनके लिए नहीं है। आज की वीडियो का मकसद तारीख़ को एनालाइज़ करना नहीं है, जो अलहदा से एक दिलचस्प वीडियो बन सकती है। दोस्तों, अगर चाहते हो तो कमेंट में बताना। ज़ाती नॉलेज के लिए मैंने रिसर्च का काम पहले से किया हुआ है, तो उसको वीडियो में बदलने में मुझे ज़्यादा कुछ देर नहीं लगेगी। आज हम देखेंगे कि गाज़ा को लेकर क्या सूरत हाल दुनिया की सतह पर ज़ाहिर हो रही है और कैसे हमदर्दी के नाम फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ एक जाल बिछाई जा रही है। अच्छा, तो गाज़ा की पट्टी पर जुल्म को एनालाइज करते हुए चीज़ें मज़ीद समझ आती हैं कि दुनिया की सतह पर कौन सा पावर प्ले चल रहा है और मीडिया में स्टोरी कैसे शेप की जा रही है, जहां सच की कोई वैल्यू नहीं रही। जो वन साइडेड नैरेटिव हमारे सामने है उसमें जानबूझ के इसराइल की सियासत और तारीख़ी हकीकत को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये ना सिर्फ गज़ा या मुस्लिम उम्मा बल्कि आज पूरी दुनिया की सूरत हाल और हकीकत पर एक रोशनी ढल रही है। यूक्रेन में भी यही ड्रामा चलता आया है। मीडिया और सियासतदानों के ज़रिए सच को नज़रअंदाज करके मगरबी दुनिया अपना एक झूठा नैरेटिव पेश कर रही है। गज़ा की तरह यूक्रेन के मसले को लेकर इनके लिए तारीख़ बड़े कन्वीनियंटली रशिया का यूक्रेन पर हमले से शुरू होती है। हर कोई अमनेजिया का शिकार है और हर कोई भूल रहा है कि नेटो बनाया ही रशिया को तोड़ने के लिए था, और ये भी भूल रहे हैं कि मगरबी दुनिया वादों पे वादे तोड़ती आई है, जैसा कि नेटो जर्मनी से आगे कभी नहीं फैलेगा, या कि अमेरिका की मदद से यूक्रेन में आवाम के वोट से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ज़बरदस्ती गिराया गया था, या यूक्रेन और रशिया की सरहद पर CIA दहाइयों से रूस के खिलाफ साबोताज ऑपरेशन करती आई है, और यूक्रेन को नेटो में शामिल करके अमेरिका रशिया की सरहद तक अपने एटम बम मिसाइल लाना चाहता था। जहाँ ये कि दोनबास के रीजन में नस्ल परस्त यूक्रेन की मिलिशिया ने रूस की हमायत करने वाली आवाम का खून बहाया था। सीधी सी बात है कि ये जुल्म की बराह रास्त वजह मगरबी हुकूमतों की खारजा पॉलिसियाँ हैं, जो डिज़ाइन की गई हैं गरीब ममालिक को ग़ुलाम रखने के लिए और उनके वसाइल की लूट मार को जारी रखने के लिए, जिसकी वजह से गरीब मुल्कों की अवाम गुर्बत, नाइंसाफ़ी और जुल्म का शिकार बनती आई है, और खाने के लिए गोलियाँ और बम ही बचे हैं। और इस दुनिया के इस्टेब्लिशमेंट में हमारी हुकूमतें और सियासतदान अपना किरदार बहुत ज़िम्मेदारी और वफ़ादारी से अदा करते आए हैं, बस अपने पेट बेशर्मी से जहन्नम की आग से भरने के लिए, जब अवाम भूख और गुर्बत का शिकार है। और आपने खुद ही देखा है कि अगर कोई सीधा लीडर आ भी जाए तो कैसे ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट उस पर पूरा प्रेशर डाल सकती है। मिसाल ले लो, जब वो गंदम ख़रीदना चाहता है अपनी आवाम पर महंगाई का बोझ हल्का करने के लिए, जहाँ जब वो गैस ख़रीदना चाहता है एक ऐसे मुल्क से जिससे उसके अपने मुल्क को कोई मसला नहीं है, जहाँ एक हमसाय मुल्क के साथ पाइपलाइन कनेक्ट करना चाहता है अपनी आवाम को सस्ती एनर्जी सप्लाई करने के लिए, लेकिन इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट अपने फ़ायदे के लिए सारा प्रेशर डालती है ट्रेड रोकने के लिए, और उस गरीब मुल्क की कौम की कुर्बानी मांगती है। दोस्तों, दुनिया की सतह पर दौलत की तकसीम नाइंसाफ़ है, इसलिए कि गरीब मुल्कों के वसाइल गरीब मुल्कों की आवाम को कोई फ़ायदा नहीं देते, बल्कि ये जो अपने आप को सिविलाइज्ड और तरक्की याफ्ता दुनिया कहलाते हैं उनके फ़ायदे में इस्तेमाल किए जाते हैं, और बदले में लूटा हुआ माल का 1% भी नहीं इन IMF तरह इंटरनेशनल फाइनेंशियल इदारों के ज़रिए एक कर्ज़े का पैकेज बनाकर गरीब मुल्कों के सामने नामुमकिन कंडीशन लगाकर पेश किया जाता है।
In this hand, I have a gun, in case you decide not to. Now, my words were more diplomatic than that, but that was the message. I was an economic hitman. And we economic hitmen have created a new global economy, really, a form of capitalism that I call predatory capitalism. I would go to countries with resources our corporations covet, like oil. I'd arrange a huge loan to those countries from the World Bank or its sister organizations, but the money wouldn't actually go to the country. It would go to our corporations, Bechtel, Halliburton, Brown and Root, familiar names, to build big infrastructure projects in those countries and incidentally make huge profits in the process. They'd build power plants and industrial parks, things that would benefit a few wealthy families in the country, the ones that own the industries. But the majority of the people would suffer. They would be left holding a huge debt they couldn't repay. So we'd go back and say, since you can't pay your debt, sell your resource, oil or whatever, real cheap to our corporations. Privatize. Sell your utilities, your schools, your jails, everything like that to our corporations. And Claudine also told me that if the leaders of these countries refused my offer, people she called jackals would be right behind me. I didn't actually carry a gun, but the jackals did. My first assignment was in Indonesia. पाकिस्तान का हाल ले लो, जहां मुल्क के 70% सालाना आमदनी सूद अदा करने में ज़ाया हो रही है, और ये जो कर्जे की भीख हर जगह जाकर मांगते हैं, आखिर में आवाम तक कभी कुछ नहीं पहुंचता। IMF जो आजकल कर्जा देने के लिए तैयार है, हकीकत में मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट का पेट भरने के लिए है। आखिरकार गरीब मुल्कों के हुक्मरानों की वफादारी के लिए कुछ तो इनके पैरों में फेंकना ज़रूरी बनता है। कोई शक नहीं कि हमारे मुस्लिम लीडरान और हुकूमतें इनकी ग़ुलाम हैं, और हमने अब तक हकीकत में अपनी आज़ादी हासिल नहीं की है। कॉलोनाइजेशन अब भी जारी है, बस शेप और फॉर्म एक फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल और नफ्सियाती अंदाज ले चुकी है। जिसमें इसराइल और फ़लस्तीन का एक यूनिक और अलग केस है, जहां 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि जुल्म व जबर चलता आ रहा है, और 7 अक्टूबर के बाद हर हद इसराइल ने पार कर दी है। और यही इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इस जुल्म के सामने एक सियासती खेल खेल रही है, जिसमें जानबूझ के पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को इस मसले से निकाल कर इंसानी हमदर्दी पर मबनी रद्द-ए-अमल की बात की जा रही है, और दोबारा हर कोई अपना किरदार अदा कर रहा है, चाहे वो मगरब हो या मुस्लिम दुनिया या आलमी मीडिया और बैनुल अक़वामी अदारे, जो इसको मुनाफ़िकाना तौर पर एक जंग करार दे रहे हैं, जब ये फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ वाज़ेह नस्लकुशी है। दोस्तों, जनूबी अफ्रीका जो बैनुल अक़वामी अदालत के सामने केस लेकर आया है, वो इसी बारे है कि मुनाफ़िकत बंद करो, ये कहकर कि हमास के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ रहे हैं, और मानो कि आप फ़लस्तीनियों की खुलेआम नस्लकुशी कर रहे हो। और ये जनूबी अफ्रीका का ज़ाती ओपिनियन नहीं है, बल्कि ये मगरबी दुनिया के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक है, इंटरनेशनल लॉज और जेनोसाइड कन्वेंशन के मुताबिक, जिस पर हर एक ममालिक ने साइन किए हुए हैं। इसराइल बग़ैर किसी शक के मुजरिम ठहराया जा सकता है, तो इस पर कोई बहस नहीं है। तो मेहरबानी करो, थोड़ी बहादुरी दिखाओ, अपने ही बनाए हुए रूल को फॉलो करो, और इस अंधाधुन एक कौम का कत्लेआम को नस्लकुशी मानो। ये कोई बहादुरी नहीं है कि एक तरफ आपके पास इसराइल की सोफिस्टिकेटेड फ़ौज, एडवांस टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस है, जदीद मिसाइल्स, हथियार, टैंक और डिफेंस सिस्टम हैं, बेहद इकोनॉमिकल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सपोर्ट भी है। अमेरिका के सालाना 3 अरब हैं, मगरबी दुनिया की तरफ से हथियारों और बम की सप्लाई है, और साथ ही साथ दुनिया के सारे मीडिया में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ प्रोपागंडा चल रहा है। मगरबी दुनिया और इनके इदारों की पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है, और अमेरिका का UN में वीटो का साया भी है। और दूसरी तरफ एक कौम जिसको कोई हक नहीं अपना दफा करने का, अगर जुर्रत करें तो दहशतगर्द का इल्ज़ाम लगा दो। दोस्तों, मुझे हैरानगी ये है कि इनके ही बनाए हुए कवानीन के मुताबिक फ़लस्तीनियों को कानून सारा हक देता है अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने का, चाहे वो हथियार पकड़ के एक आर्म्ड रेजिस्टेंस क्यों ना हो। और ये मेरा पर्सनल राय नहीं है, बल्कि मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल कवानीन इजाज़त देते हैं एक कौम को हथियार उठाकर अपनी लड़ाई लड़ने का, अपनी आज़ादी छीनने का एक ज़ालिम कॉलोनाइज़र से।
अच्छा, जब आप गाज़ा के बारे में मगरबी सियासतदानों को इंसानी हमदर्दी या ह्यूमैनिटेरियन पॉज के बारे में बात करते हुए सुनते हैं तो जान लें कि ये सियासी एजेंडा को फॉलो करते हुए एक सियासी खेल खेल रहे हैं और ड्रामा कर रहे हैं कि देखो हम इसराइल के ख़िलाफ़ टक्कर ले रहे हैं। और ये ड्रामा अमेरिका की तरफ से बढ़ता चला जाएगा इन आने वाले महीनों में, क्योंकि नवंबर में यूएस इलेक्शन हो रहे हैं और इन डेमोक्रेट बग़ैरतों को जीतने के लिए मुसलमानों का वोट चाहिए। और चंद ही दिन पहले अमेरिका ने हथियार और बम फराहम करने की एक नई डील इसराइल के साथ की है और ऊपर इसराइल के ख़िलाफ़ टक्कर का ड्रामा कर रहे हैं। तो बस उल्लू बनाने के लिए इंसानी हमदर्दी की बात करो, लेकिन इस हकीकत पे ना जाओ कि इसराइल एक कॉलोनाइज़र है जिसने आपकी शुरू से भरपूर सपोर्ट से एक सियासी मसला खड़ा किया हुआ है फ़लस्तीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करके, और ये इसको मुकम्मल नज़रअंदाज करके वो जाल को मज़ीद मजबूत कर रहे हैं जिसमें फ़लस्तीनी 70 साल से फंसे हुए हैं। इसराइल इनकी ही मदद से जुल्म व सितम करता आ रहा है और 7 अक्टूबर फ़लस्तीनियों का तरीका था अपनी मज़म्मत का इजहार करने का, एक नाइंसाफ़ी, खून खराबा और जुल्म के ख़िलाफ़ जो दहाइयों से सहते आ रहे हैं। दोस्तों, जब एक तरफ इंटरनेशनल कवानीन फ़लस्तीनियों को मसल्ह मज़ाहमत की पूरी इजाज़त देते हैं तो दूसरी तरफ इसराइल ही के अखबारों और मीडिया में आवाज़ें उठ रही हैं कि 7 अक्टूबर को तमाम शहरी इनके अपनी फ़ौज के हाथों मारे गए। और कोई जिनसी ज़्यादती फ़लस्तीनियों ने नहीं की और ना ही फ़लस्तीनियों ने बच्चों के सर काटे, और ये सब बनाया हुआ इसराइली हुकूमत की तरफ से झूठ था। 7 अक्टूबर के चंद ही दिनों बाद बाइडन ने भी ये झूठ अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया था कि इसने बच्चों के सर कटे हुए अपनी आंखों से देखे। ये इतना भरा झूठ था कि वाइट हाउस ने चुप करके एक छोटी सी प्रेस रिलीज़ अपनी वेबसाइट पर शाया की थी, लेकिन आज के दौर में झूठ मिनटों में पूरी दुनिया में फैल गया और आज तक इसराइल का झूठ और इनका झूठ फैलाने वालों को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। That they had no information regarding 40 dead infants in the kibbutz of Kfar Aza. Despite no verified evidence of these killings, leading news agencies in the UK and US published front-page articles on the alleged massacre. और खुले आम झूठ चलता आ रहा है, जैसा कि हस्पतालों में बमबारी की वजह है कि हमास के जंगजू छुपे हुए हैं। जब ये झूठ मान लिया कि ये जंग हमास के ख़िलाफ़ है तो इनको हमास हर तरफ नज़र आ रहा है, इस हद तक कि फ़लस्तीनी शहरियों को रोज़ाना ज़लील कर रहे हैं कि तुम लोगों ने हमास को वोट क्यों दिया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये जानबूझकर किया जा रहा है दुनिया की सतह पर नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए, ताकि कोई इस पर बात ही ना करे कि इसराइल एक इलीगल और नाजायज़ ऑक्यूपेशन कर रहा है, और बार बार ऐसी स्टोरियां लगाओ जिसमें दिखाओ कि ये प्रॉब्लम पॉलिटिकल नहीं है, जिसमें इसराइल 100% कसूरवार है, बल्कि फ़लस्तीनियों की दहशतगर्दी प्रॉब्लम है जो हर शहरी और बच्चे बच्चे में दबी हुई है, और हम बेचारे सिर्फ इसके ख़िलाफ़ अपना दिफा कर रहे हैं। दोस्तों, मैं और आप कोई बेवकूफ़ नहीं हैं और ना ही मगरबी दुनिया और इनके इदारे बेवकूफ़ हैं। ये बस अपना किरदार खेल रहे हैं एक इम्पीरियल वर्ल्ड इस्टेब्लिशमेंट के साए तले, और ना सिर्फ फ़लस्तीनी बल्कि सारी मुस्लिम उम्मा इस सिस्टम की दहाइयों से शिकार है, इस हद तक कि बोलना तो क्या, हम अब तो सोचने से भी घबराने लग गए हैं। और जो मुसलमान मगरबी दुनिया में रोज़ाना एहतजाज कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए मीडिया और सियासतदानों की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये तो हमास के दहशतगर्द हैं। मुनाफ़िकत की हद हो गई है। ये हमारे एहतराम के कोई मुस्तहिक नहीं है और ना ही इनके तमाम साथी जो करीब या दूर से इस जुल्म में अपना किरदार अदा करते आ रहे हैं। दोस्तों, हमें इन मुनाफिकों के गेम में नहीं आना चाहिए जब ये सारी कोशिश कर रहे हैं कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज और इंसानी हमदर्दी के हल में इस मसले को बदल दें। गज़ा को ज़रूर इंसानी हमदर्दी की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ इनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी अगर हर कोई भूल जाए कि ये सबसे पहले एक पॉलिटिकल नाइंसाफ़ी है इसराइल के हाथों, जो फ़लस्तीनी दहाइयों से सहते आ रहे हैं, जिसके बारे कोई बात अब नहीं कर रहा। और इसराइल का जुल्म वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है और हम देखते आ रहे हैं कि जब भी इसराइल फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत और जुल्म करता है तो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का जवाब ह्यूमैनिटेरियन हद तक ही होता है और बोलियां लगनी शुरू हो जाती हैं कि कौन कितना गज़ा को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए देगा। मसले को एक सियासी नुक्ता नज़र से ना देखने की ख्वाहिश मगरबी दुनिया की तरफ से ज़रूर रही है,
लेकिन साथ ही साथ मुस्लिम ममालिक की तरफ से भी, जो इनकी या बुज़दली को ज़ाहिर करती है या ये कि मुस्लिम हुक्मरान इनके अब भी तक ग़ुलाम हैं और इस मसले को नहीं बयान करना चाहते क्योंकि कोई पॉलिटिकल स्टैंड और कंक्रीट एक्शन नहीं लेना चाहते। मसले की रूट कॉज पर जाने की बजाय आप इस इशू पर जवाब नीचे नीचे ही देते हो एक ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसी अपनाकर, और यही है जो इसराइल और मगरबी ममालिक चाहते हैं कि हमारे लीडरान कोई पॉलिटिकल पोजीशन ना लें और भूल जाएं तारीख़ को कि 150 साल पहले फ़लस्तीन के इलाके में बस 3000 यहूदी थे और आज 70 लाख से ज़्यादा हैं। भूल जाएं कि ना सिर्फ मगरबी ममालिक शुरू से इसराइल को प्रोटेक्शन देते आ रहे हैं, बल्कि इनकी ही वजह से इसराइल बनाया था, जो सरासर गैर कानूनी था। और ये पॉइंट हाल ही में एक वकील गल्फ वाइल्ड ने भी उठाया है इसराइल के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जहां केस चल रहा है कि उस्मानियत सल्तनत के टूट जाने के बाद बरतानवी हुकूमत ने अपने आप को फ़लस्तीन का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का ओहदा सौंपा था, और जब इस इलाके से निकला तो यहूदियों को कंट्रोल सौंप दिया था, जो सरासर गैर कानूनी था, इसलिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इनको इतनी पावर नहीं देता था कि वो ज़मीन एक कौम से चोरी करके बाहर से आए हुए लोगों को दे दे। तो भूल जाएं कि इसराइल इलीगली फ़लस्तीन टेरिटोरीज़ ऑक्यूपाई कर रहा है, और जो यूएन और इंटरनेशनल कवानीन का ड्रामा है बस हमें लॉलीपॉप देने के लिए, उसकी भी ये खिलाफ वर्जी करता आया है। और भूल जाएं कि इसराइल दहाइयों से खून बहाता आ रहा है, और अगर रोका ना गया तो दहशत बढ़ती जाएगी। इस हद तक हालात हमारे हुक्मरानों के हो गए हैं कि इसराइल खुलेआम कहता है कि मुस्लिम ममालिक बिल भरेंगे हमारी गज़ा पे बमबारी का, और अगले जवाब देने की भी हिम्मत नहीं रखते, और अगर दें भी तो पीआर स्टंट से ज़्यादा कुछ नहीं होता जिसकी इनको इजाज़त होती है, क्योंकि कभी कभार ज़रूरी करना पड़ता है अपनी आवाम के गुस्से को ठंडा करने के लिए। पीआर स्टंट की बात करें तो मुस्लिम ममालिक बल्कि उल्टा यमन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो बस अपनी पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रहे हैं, और आगे से यमन ने इनको सिंपल सा जवाब दिया कि तुम भी फिर कर लो। खुशी अगर इसमें एक बात की मुझे है वो ये है कि यमन या लबनान के शिया अपने मजहबी अख्तिलाफ़ात साइड पर रखते हुए अपने गज़ा में सुन्नी भाइयों के साथ सोलिडारिटी का इजहार कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। You think that you scare all the world? Yes. We scare you, and all the world is better than you. You are drugs and you are terrorists. So you can't make anything. All the world are with us, not with you. Yes. Oh, yes. I will stay there on my land. And you will go. I will stay there.